नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के पहले टॉपिक मनु के बारे में अपना व्याख्यान दे रही हूँ। षाड्गुण्य नीति के तीन विकल्प हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, जिनमें संधि, विग्रह, ज्ञान। इन तीनों विकल्पों के बाद जो चौथा विकल्प आता है वह आसन कहलाता है। क्योंकि हमने जो तीन विकल्प देखे थे उनमें सबसे पहला जो विकल्प था वो संधि, जिसका अभिप्राय था समझौता। दूसरा विकल्प जो था विग्रह, जिसका अभिप्राय है सशस्त्र आक्रमण। तीसरा जो था वो था यान, जिसका भी अभिप्राय आक्रमण ही है। इन तीनों विकल्पों में मनु ये कहते हैं या मनु ये परामर्श देते हैं कि राजा को आपत्तिकाल या विशिष्ट परिस्थितियों में इन विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन करना चाहिए। चौथा विकल्प है आसन। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में इग्नोरेंस भी कह सकते हैं। यानी राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर आपके देश या आपके राष्ट्र के बाहर दूसरे राज्य की सेना आक्रमण के लिए आ रही है, आपको यह एहसास है कि आप पर आक्रमण होने वाला है, फिर भी आप उसकी उपेक्षा करते हुए अन्य किसी कार्य में युद्ध की प्रतीक्षा करते रहें कि पहले युद्ध उनकी तरफ से हो, उसके बाद वे युद्ध में जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति आसन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी एक स्थिर प्रज्ञ की स्थिति में आ जाएं आप, किसी प्रकार का कोई विरोध या किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना करें, आसन कहलाता है। आसन के भी मनु ने दो प्रकार बताए हैं। प्रथम है सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में। मतलब यदि आपको पता है कि आपकी सेना इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि वो युद्ध का मुकाबला कर सके, या फिर आपके कोष में इतना धन नहीं है कि आप युद्ध के खर्चे को उठा सकें, तो ऐसी दशा में राज्य को यह कहा गया है कि वह उपेक्षा धारण कर ले, वह प्रथम आसन कहलाता है। आसन के दूसरे प्रकार में मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना दूसरा आसन कहलाता है। यानी अगर आपका कोई मित्र राष्ट्र ये कहे कि आपसे कि आपको उस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना है, उस युद्ध की उपेक्षा करनी है, तो ऐसी स्थिति में भी आसन का द्वितीय प्रकार इस्तेमाल हो जाता है। आसन उपयोगी इसलिए है क्योंकि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है और उस समय में स्वयं पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। पांचवा प्रकार जो है वो है द्वैधी भाव। जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है, मतलब जो राजा है वह कुछ सेना की टुकड़ी राजा के पास रहती है, कुछ सेना की टुकड़ी सेनापति के पास रहती है, तो वह द्वैधी भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन रखा जाता है, जो कि प्रथम द्वैध कहलाता है, और सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना दूसरा या द्वितीय द्वैधी भाव कहलाता है। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना के दो भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करेगा और बाकी सेना के साथ राजा के सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों की सहायता के लिए शक्ति का संचय करेगा। यानी अपने मित्र राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करके शक्ति को और अधिक बढ़ाएगा ताकि वो युद्ध में और अधिक प्रबल तरीके से सम्मिलित हो सके। द्वैधी भाव में एक बात हमें देखने को मिलती है, भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसा देखा गया है कि युद्ध में इस द्वैधी भाव की नीति का पालन बहुत राजाओं ने किया है। यानी एक टुकड़ी सेनापति के साथ रखी जाती है और दूसरी टुकड़ी राजा के साथ सुरक्षित रहती है। अगर हम राजस्थान में
जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको भी एक बार अगर देखें तो उसमें भी महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटा था। आधी सेना सेनापति के साथ थी जो कि सेनापति शक्ति सिंह थे, और दूसरी आधी सेना खुद महाराणा प्रताप के साथ थी। ऐसा राजा इसलिए किया करते थे ताकि वे और अधिक मित्रों की सहायता से शक्ति का संचय कर सकें। अगला जो पॉइंट है वो है संशय। संशय का अभिप्राय होता है शरणागत। आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संशय कहलाता है। यानी आप अगर किसी राज्य से आश्रय ले लेते हैं कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि युद्ध कर सकें, तो शरण प्राप्त करने के लिए किया गया काम संशय कहलाता है। तो यदि द्वैधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ न हो तो उसे संशय का सहारा लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो राजस्थान के राजा की पत्नी रानी कर्मावती ने मुग़ल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे सहायता की आग्रह किया था कि वे उस राज्य की सहायता के लिए आएँ। यानी आप किसी से अधिक बलवान राजा से अगर सहायता प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो शरणागत की नीति कहलाती है, और शरणागत की नीति संशय कहलाती है। इस प्रकार मनु ने षाड्गुण्य नीति में 6 उपायों का, 6 विकल्पों का के बारे में हमें बताया है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और अंत में संशय। अब हम इसी के जो तीसरा पार्ट है, तीसरा जो है इसमें पक्ष, उस तीसरा पक्ष को हम नीति के उपाय के रूप में जानते हैं। नीति के उपाय में दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु मनुस्मृति ने 4 उपाय बताए हैं। उन 4 उपायों में साम, दान, दंड और भेद। विजिगीषु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपाय से व्यवहार करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है साम। साम का अर्थ है विपक्षी राष्ट्र को अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन और विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना साम की नीति कहलाती है। मतलब अगर आपका पड़ोसी राज्य, आपके शत्रु राज्य, जो राज्य है उससे अगर आप अत्यधिक विनम्रता से, प्रेम से व्यवहार करेंगे तो आप उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप साम की नीति का पालन कर रहे हैं। दूसरा है दान। दान का अभिप्राय ये है कि अगर आपके प्रतिपक्षी को कुछ धन संपत्ति देकर अपने पक्ष में अनुकूल बनाने का उपाय अपना रहे हैं तो वह दान की नीति कहलाती है। तीसरा है दंड। शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए अगर आप बाध्य कर रहे हैं तो वो नीति दंड की नीति कहलाती है। यानी सैन्य बल द्वारा अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना। चौथा है भेद। शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के मंतव्य से शत्रु पक्ष पर और उसकी प्रकृतियाँ, उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने को भेद का नाम दिया गया है। अर्थात अगर आप ये देखें कि राजा के मन में ही अगर ये संशय हो जाए कि उसका जो सेनापति या मंत्री है वो उसे समाप्त करना चाहता है और उसकी जगह राजा बनना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्वतः ही राज्य की जितनी भी शक्ति है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि राजा हर वक्त इस शंका में ही रहेगा कि शायद सेनापति उसे मरवा देगा। तो ऐसी जो चौथा प्रकार है भेद, इस नीति का भी बहुत बार उपयोग किया गया है राष्ट्रों के द्वारा, जिसमें राज्य के जो पदाधिकारी हैं उनके मध्य ही भेद उत्पन्न कर दिया। अब इसके पश्चात हम इसको इस प्रकार हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि मनु ने अपने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में जिन 3 सिद्धांतों का उपयोग किया है या जिन 3 सिद्धांतों को माना है, उन सिद्धांतों में तीनों ही सिद्धांत बहुत व्यवहारिक हैं, क्योंकि इन्हें
भारत में ही नहीं, विश्व के सभी राष्ट्रों में इसको देखा गया है कि उन्होंने भी इन सभी उपायों को उपयोग में लिया है। तो ये बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही व्यवहारिक हैं। तो ऐसे में अगर किसी राष्ट्र को अपने परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना है तो मनु की परराष्ट्र संबंधों को उपयोग में लेते हुए, उसके विकल्पों को चयन करते हुए अगर वह राष्ट्र संबंधों का संचालन करता है तो स्वतः ही वह श्रेष्ठ राष्ट्र और एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। धन्यवाद।